हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हो रहा दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्ज़ाम 2024। उसका जो है हम एनालाइज एंड डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 23 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्जामिनेशन जो है वो हो गया है प्यारे दोस्तों। उस शिफ्ट में जितने भी मेरे को 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन जितने भी मिले हैं उनको मैं अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाला हूँ। सो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों जहाँ पर जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कलकत्ता टाउन हाउस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में भी उत्तर यानी 7 अगस्त 1905 को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं दोस्तों। कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्या उसका उद्देश्य था, क्या इसमें जो है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भारत की तत्कालिक वाइसराय दोस्तों लॉर्ड कर्जन, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत का तत्कालिक वाइसराय कौन था। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स करेंगे एक बार कमेंट में, लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत के तत्कालीन वाइसराय थे। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप यहाँ पर देखना दोस्तों, नोटिस करना इसको। यहाँ पर जो है तत्कालिक भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। और दोस्तों उन्होंने क्या किया था, सन 1905 में दोस्तों उन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। 1905 में उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखना, इसी में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सो गाइस, आप जो है एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को वापस से कर कर, क्योंकि इम्पोर्टेंट दोस्तों इसमें बातें बोली गई हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन के बारे में यदि बात की जाए दोस्तों, तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो एक विरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ, देश में बहिष्कार आंदोलन को भी शुरू किया था। यानी स्वदेशी आंदोलन से ही दोस्तों क्या हुआ था, बहिष्कार आंदोलन भी शुरू हुआ था, ये भी हम कह सकते हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इसमें शामिल हुए। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इस प्रकार से ये प्रमुख व्यक्ति जो थे वो स्वदेशी आंदोलन में इंक्लूड हुए थे, शामिल हुए थे। अब दोस्तों हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन की बारे में, अध्यक्षता के बारे में यदि बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता में दोस्तों दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दोस्तों सन 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में हुई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात की जाए खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था या फिर इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, लखनऊ में हुआ था, सन 1919 में हुआ था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इसके उद्देश्य की बात की जाए तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, तुर्की में दोस्तों स्थिति में यानी कि तुर्की की स्थिति को पुनः स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी कौन सी उदासीकरण अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत दोस्तों एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो हमसे पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लवण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस रिएक्शन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अम्ल और क्षारक को जब ज्वाइन करा दिया जाता है, जब इनको जोड़ दिया जाता है तो हम जो है लवण जल प्राप्त करते हैं और दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जो है उदासीकरण अभिक्रिया का यदि उदाहरण जो है उदाहरण के तौर पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि हाइड्रोक्लोरिन अम्ल और दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाता है तो यहाँ पर जो है इसकी ये रिएक्शन बन जाती है
सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल H2O, ये जो है इसका रिएक्शन बन जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं और दोस्तों चाहे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड जितने भी अपनी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि काली मिर्च की बात की जाए दोस्तों, तो काली मिर्च का जो रासायनिक सूत्र है वो C17H19 और NO3 जो है इसका जो है करेक्ट मतलब इसका रासायनिक सूत्र है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र। अब दोस्तों काली मिर्च का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसा कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काली मिर्च का उपयोग किया जाता है, शोधरोधी गुण में भी काली मिर्च का उपयोग किया जाता है और उच्च एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दोस्तों काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, NaHCO3। यहाँ पर इसका आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र भी यहाँ पर देख सकते हैं NaHCO3 होगा। इसका मतलब खाने का जो सोडा है उसका उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है, जैसा कि दोस्तों टीथ व्हाइटनर और डिओडोरेंट के रूप में और दोस्तों माउथ वॉश के रूप में जो है खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है या फिर इसको यूज में लिया जाता है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से यदि बात की जाए कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है, Na2CO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों इसका उपयोग जो है वो कहाँ पर किया जाता है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका उपयोग जैसा कि दोस्तों अवरुद्ध यानी दो बंद हो जाती हैं जो नालियाँ उनको खोलने के लिए जो है कपड़े धोने का सोडा यानी Na2CO3 जो है उसका उपयोग किया जाता है। दाग धब्बा हटाने के रूप में भी दोस्तों कपड़े धोने का सोडा यानी Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों बर्तनों में जमी हुई जो भी चिकनाई होती है उसको दूर करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए जो है Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नर जनरलों में से बंगाल जो है वो किसके द्वारा दोस्तों सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विलियम बेंटिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यदि सबसे पहले हम जाने लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल जो था वो 1828 से लेकर 1835 के बीच में हुआ था। और दोस्तों सन 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो सती और अन्य क्रूर संस्कारों का उन्मूलन किया गया था। सन 1830 के अंतर्गत दोस्तों यदि बात की जाए तो लॉर्ड विलियम का जो है बेंटिक के द्वारा ठगों का दमन जो है 1830 में किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक में, दोस्तों सन 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा चार्टर एक्ट को भी जो है स्थापित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। सन 1835 में दोस्तों यदि बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है संकल्प और शैक्षिक सुधार आधिकारिक भाषा के रूप में दोस्तों अंग्रेजी की शुरू करना दोस्तों सन 1835 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, सन 1831 में दोस्तों मैसूर का विलय किया गया। सन 1834 में कुर्ग विलय किया गया और दोस्तों 1834 के अंतर्गत ही दोस्तों सेंट्रल कंचार का विलय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों रणनीति सिंह के साथ दोस्तों पदामित्री संधि भी की थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालत को समाप्त करना भी लॉर्ड विलियम बेंटिक का ही काम था। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं।
इसी प्रकार से दोस्तों यदि अपन आगे की ओर बढ़ें तो सर हम देखें लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग की यदि दोस्तों बात की जाए तो 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान एक अंग्रेज राजनेता और भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। इसी प्रकार से दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने सन 1856 से लेकर 1858 के बीच में दोस्तों इनका कार्यकाल रहे, या फिर इसका कह सकते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी 2 वर्ष जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और दोस्तों वाइसराय के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला 1858 से लेकर 1862 के बीच में दोस्तों इन्होंने वाइसराय का जो है अपना पद संभाला था। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है ये जितने भी मेरे को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज किया है। मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, मीन्स घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।